वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने सारे थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया, सारी पैडागोजी को कंप्लीट किया और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट किए। सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और कोई भी प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक आपको भेज दूँगी। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, बहुत ही अर्जेंट डाउट है जिसके बारे में आपको मैम से डिस्कस करना है, तो आप अपनी मैम को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको सिर्फ सर्च करना है शिल्पी चौधरी लांबा, और जब आप शिल्पी चौधरी लांबा से सर्च करेंगे तो आपको मैम की आईडी मिल जाएगी और वहाँ पर भी लांबा, आप वहाँ पर भी मैम को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई स्टडी रिलेटेड इशू है तो वो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए मैम को। वहाँ पर भी मैं कमेंट के जो रिप्लाई हैं आपके मैसेज के वो मैं कर दिया करूँगी। देखिए आज मॉर्निंग में हमने एक प्रैक्टिस पेपर करा था, प्रैक्टिस पेपर 5, जिसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें एक गलत हो गया था। वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया था, लेकिन अगर ऐसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ जाया करेगा तो मैं अगले प्रैक्टिस सेट में आपको उसको सही रिकरेक्ट जो है वो करा दिया करूँगी। तो पहले वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा गलत हुआ, और उसके अलावा आज हम फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा जो हमने अभी प्रैक्टिस सेट 5 किया था, उसमें गड़बड़ कर दी थी। एक्चुअली में यहाँ पर जो ये बेकिंग सोडा है वो ड्राई है और जो सूखा हुआ है, अगर हम उसको लिटमस पेपर पर रब करेंगे तो वहाँ पर उसके साथ कोई भी चेंज नहीं होगा, और उस केस में स्टूडेंट डी की जो अवलोकन है वो बिल्कुल सही होगी। ना रेड लिटमस पेपर पर और ना ही ब्लू लिटमस पेपर पर हमको कोई चेंज देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट डी की जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर सही हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाना था। लेकिन अभी अगर ये ड्राई सॉल्यूशन ना होता आपका बेकिंग सोडा का, खाने का सोडे का, अगर ये एक्वस होता और उसकी रिएक्शन फिर लिटमस पेपर से हम कराते, क्योंकि हमको पता है जो खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है, वो क्या होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। और आपको पता है जो बेसिक इन नेचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके रेड को ब्लू कर देते हैं। तो उस केस में जो रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू हो जाता, और जो ब्लू था वो तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, क्योंकि ब्लू में अगर ब्लू कलर आएगा तो वो ब्लू ही रहना है। तो वहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होता। तो उस केस में स्टूडेंट ए की ऑब्जर्वेशन सही होती, और मैंने स्टूडेंट ए की ऑब्जर्वेशन सही बता दी थी, क्योंकि मैंने इसको ड्राई ना मानकर क्या सोच लिया था कि ये एक्वस होगा, लेकिन ये यहाँ पर एक्वस नहीं, क्या है, ड्राई है। और जब ड्राई है तो वहाँ पर लिटमस पेपर के साथ जब हम सूखे बेकिंग सोडा की रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट डी की अवलोकन जो है वो सही हो जानी है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही था। तो ये गलत क्वेश्चन था जो अब मैंने आपको सही भी करा दिया है, और कमेंट बॉक्स में भी मैंने उसको पिन कर दिया था। तो चलिए अब हम बचे हुए अपने प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे सीटेट में भी पूछा गया है। सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज, मान लीजिए एक लड़का मैरी गो राउंड पर सवारी का आनंद ले रहा है जो 10 मीटर प्रति सेकेंड की निरंतर गति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि लड़का किसमें है। देखिए, अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी का मोशन चैप्टर देख लिया ना, तो अब इसको आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने बताया था, क्योंकि मैरी गो राउंड क्या है, सर्कल में घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, वृत्ताकार है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन है। स्पीड कैसी है, यहाँ पर चाल कैसी है, कांस्टेंट है। जब कोई चीज़ सर्कल में घूम रही होती है, वृत्ताकार घूम रही होती है, और उसकी स्पीड जो होती है, चाल अगर कांस्टेंट होती है, तो वो गति कैसी होती है, वो एक समान वृत्ताकार गति होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था, जब ये गोल घूम रहा है तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। पहले ऐसे है, फिर इधर आया तो डायरेक्शन ये हो गई, फिर इधर आया तो डायरेक्शन ये हो गई। जब डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन आ रहा है तो क्या होगा, इसके वेग, इसकी वेलोसिटी जो है उसमें भी चेंज आएगा। तो यहाँ पर स्पीड भले ही कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी जो है ना वो चेंज होगी। किसकी वजह से, दिशा की वजह से, डायरेक्शन की वजह से। और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन एक्सीलरेटेड मोशन, त्वरित गति में है। जो मैरी गो राउंड है वो किस गति में है, तो याद रखिए वो एक्सीलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है। और वो त्वरण किसकी वजह से आया है, वेलोसिटी के परिवर्तन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसको हमें बताना है। यान इज मेड फ्रॉम फाइबर, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, फाइबर क्या होता है, पहले उसे समझते हैं। तंतु क्या होता है, देखिए जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जैसे वूल हो गई, जो हमारी ऊन होती है वो हमें एनिमल से मिलती है। कॉटन हो गई वो हमें प्लांट से मिलती है। जूट हो गई वो हमें प्लांट से मिलती है। तो ये सब क्या है, ये सब फाइबर हैं। इन फाइबर की मदद से क्या बनाया जाता है, यान बनाया जाता है, जो हमारा धागा होता है।
होता है और फिर यान से आपका क्या बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले फाइबर आता है, फाइबर से क्या बनता है, यान बनता है और यान की फिर क्या होता है, उन सब की क्या कहते हैं, उन सब की बुनाई करी जाती है, जिससे फिर आपका कपड़ा जो है, फैब्रिक जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, यान जो है वो आपका फाइबर से ही बनता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। अब ये बात आपको याद रखनी है, गिनिंग जो ओटना होता है वो क्या होता है, जब कॉटन के प्लांट में से कॉटन के सीडों को निकाला जाता है, बीजों को निकाला जाता है कॉटन से, तो वो जो हटाने की प्रक्रिया है वही आपकी गिनिंग कहलाती है, ओटना कहलाती है। ये बात सही है। वीविंग ऑफ यान मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, अभी तो मैंने बताया यान से, यान को जब बुनाई करी जाती है उससे फिर क्या बन जाता है, आपका फैब्रिक बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, वस्त्र का निर्माण होता है। तो ये बात भी सही है। वीविंग ऑफ यान मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, तागों की बुनाई से वस्त्र के टुकड़े का निर्माण होता है, सही बात हो गई। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। देखिए फाइबर तो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, तो फाइबर तो बनाने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्पिनिंग क्या होता है, कताई क्या होता है, जब हम फाइबर से यान बनाते हैं, फाइबर से जो यान बनाने की जो प्रोसेस है ना वो स्पिनिंग होता है, ना कि खाली फाइबर बनाना जो है वो स्पिनिंग है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, निम्नलिखित में से कौन पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए जो फाइबर होते हैं उनमें कौन से प्लांट से मिलते हैं ये हमें बताना है। देखिए जो वूल है ना, जो ऊन होती है वो हमें एनिमल से मिलती है। सेम ऐसी जो सिल्क होता है ना वो इंसेक्ट के प्रोसेस से होता है, रेशम जिसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों तो बाहर। जूट जो होती है, देखिए जूट जो आपका पटसन बोलते हैं जिसे, वो बिल्कुल हमें प्लांट से मिलती है, तो ये तो सही है। लेकिन इसमें जो वूल है वो फिर से एनिमल हो गया, तो ये ऑप्शन बाहर। जूट एंड कॉटन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए जो जूट होती है ना वो भी हमें प्लांट से मिलती है, जिसे हम पटसन बोलते हैं, और जो कॉटन होती है ना वो भी हमें कॉटन के प्लांट से मिलती है, जो रुई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 4 में सिल्क आ गया, तो सिल्क यहाँ पर प्लांट से नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटसन और रुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है वो हमें बताना है। ऑयल मिक्सेज विद वाटर, ये तो गलत है, तेल कभी भी जल के साथ मिक्सचर नहीं करता, तो ये तो हो गया गलत। विनेगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये भी गलत है, जो सिरका होता है ना वो जल में विलीन हो जाता है, और यहाँ पर बोल रहा है नहीं होता। और आप ये भी याद रखिए जो सिरका होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। चौक डिजॉल्व इन वाटर, जो चौक होती है ना वो जल में विलीन हो जाता है, ये बात भी यहाँ पर गलत है। चौक जल में कभी विलीन नहीं होता, उसके जो पार्टिकल होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते, तो ये भी हो गया यहाँ पर गलत। स्टोन इज ओपेक, जी हाँ, पत्थर जो होता है, जो पत्थर है वो आपका अपारदर्शी है, उसके आर पार नहीं देखा जाता, ये बात सही है। वाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, जबकि जो कांच होता है वो पारदर्शी होता है। देखिए यहाँ पर हम सारे कांचों की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बोल दिया गया है ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो ये भी सही है। कांच के आर पार हम देख सकते हैं, बहुत तरह के कांच होते हैं जिनसे नहीं देखा जा सकता, तो वो ट्रांसलूसेंट भी हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये ऑप्शन सही होगा। स्टोन इज ओपेक, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ये अपारदर्शी है। और जो ग्लास होता है ना वो आपका पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार देखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है या फिर ये कहें गलत है। तो ध्यान से देखेंगे। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग, जी हाँ, धान के बीजों को डंडियों से जो अलग करने की विधि होती है वो थ्रेशिंग होती है, ये बात अब आप याद रखेंगे। थ्रेशिंग क्या है, धान के बीजों से जब डंडियों को अलग करा जाता है, पैडी से उसके स्टॉक को अलग करा जाता है, तो वो प्रोसेस आपका थ्रेशिंग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जी हाँ, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही समुद्री जल से जो है नमक हमको प्राप्त होता है, ये बात भी यहाँ पर सही है। ग्रेन एंड हस्क आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, जी हाँ, ये बात भी सही है। अनाज और भूसे को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम निष्पावन कहते हैं, ये अब आप याद भी रखेंगे क्योंकि सीटेट में एक बार और क्वेश्चन बना है विनोइंग से। विनोइंग क्या है, जब हम अनाज से उसके भूसे को अलग करते हैं तो वही आपका विनोइंग होता है, निष्पावन होता है, जब ग्रेन से हस्क को अलग करा जाता है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आर नॉट द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, यही यहाँ पर जो है गलत है। ये मेथड होते हैं और यहाँ पर लिखा है नहीं होते, हिंदी वाले ऑप्शन में थोड़ा हमने गलत लिख दिया है। अवसादन और जो निस्तारण होते हैं ना वो विधि पृथक्करण के उदाहरण है, ये बात तो सही है। यहाँ पर हम लिखना भूल गए, पृथक्करण के उदाहरण नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है ना, तो यही यहाँ पर गलत है। जबकि जो सेडिमेंटेशन है, अवसादन है, और सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होंगे वो
नीचे बैठ जाते हैं और फिर जो ऊपर वाला शुद्ध पानी है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये तो फिल्ट्रेशन का एक मेथड है। सेम ऐसे जो डिकेंटेशन होता है ये भी फिल्ट्रेशन का, पृथक्करण का एक उदाहरण है। और यहाँ पर लिखा है ये उदाहरण नहीं है, ये उनके मेथड नहीं है। तो यही ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ प्लांट हैज़ अ फाइबरस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट लीव्स लाइकली टू हैव। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का जो शिरा विन्यास होगा वो किस प्रकार का होता है, ये हमें बताना है। देखिए फाइबरस रूट जो आपकी आपस्थानिक जड़ें या रेशेदार जड़ें होती हैं जिनमें छोटी छोटी अलग अलग जड़ें होते हैं, जड़ों का गुच्छा होता है, तो वो आपकी फाइबरस रूट होती हैं। और याद रखिए जो उनमें पत्तियाँ होती हैं ना और उनकी जो नलियाँ होती हैं, जो वेन होती हैं ना, वो कैसी होती हैं, वो सीधी सीधी होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पैरेलल वेनेशन, समांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है हमें उनकी पत्तियों में। अब आप याद रखेंगे जो फाइबरस रूट है, जो आपकी रेशेदार जड़ें हैं, उनमें कैसा वेनेशन होता है, उनकी पत्तियों में कैसा शिरा विन्यास होता है, समांतर शिरा विन्यास होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे घास वगैरह हो गई, उनकी जड़ें हो गई, धान वगैरह हो गए, तो ये सब आपकी फाइबरस रूट होती हैं और इनके अंदर जो शिरा विन्यास है, वेनेशन है, वो आपका पैरेलल होता है। अब अगर क्वेश्चन आता इफ़ अ प्लांट हैज़ अ टैप रूट, टैप रूट मतलब आपकी जो मूसलाधार जड़ें होती हैं जैसे गाजर वगैरह हो गई, मूली वगैरह हो गई, एक मेन जड़ होगी और बाकी छोटी छोटी ब्रांचेस उसमें से निकल रही होंगी, तो वो आपकी टैप रूट होती है। तो टैप रूट में आपको याद रखना है वहाँ पर पत्तियों में कैसा वेनेशन होता है। वहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं ना उनमें एक इस तरह से ऐसे बहुत सारी एक नली से दूसरी नलियाँ निकल रही होती हैं। तो ठीक है, वहाँ पर क्या होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जाली का रूपी शिरा विन्यास होता है, जैसे स्पाइडर का जाल होता है कुछ इस तरह का। तो टैप रूट में तो आपका रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है पत्तियों में, और जो फाइबरस रूट है, आपस्थानिक जड़ें या रेशेदार जड़ें हैं, उनमें हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। निम्नलिखित में से किसमें जाली का रूप शिरा विन्यास पाया जाता है। देखिए पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें 2 तरह का वेनेशन विन्यास, शिरा विन्यास होता है। एक पत्ती तो कुछ इस तरह की होती है, उसके अंदर जो वेसल्स होंगी, नलियाँ होंगी ना, वो टेढ़ी मेढ़ी होंगी, उनमें से एक में से बहुत सारी नलियाँ निकल रही होंगी, तो उनकी जो संरचना होती है ना वो कुछ जाली का जैसी होती है, तो वो आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जाली का शिरा विन्यास होता है। तो हमें बताना किस पौधे की पत्तियों में ऐसा होता है। देखिए अगर मैं वीट और मेज की बात करूं, गेहूं और मक्के की बात करूं, तो इनमें रेटिकुलेट नहीं पैरेलल समांतर शिरा विन्यास होता है, क्योंकि इनकी पत्तियों को जब आप देखेंगे उनके अंदर जो रेखाएं हैं, जो नलियां होंगी ना, वो सीधी सीधी होंगी बिल्कुल, तो वहां पर पैरेलल होगा, तो ये तो बाहर हो गया। सेम ऐसे यहाँ पर भी मेज लिखा है, मक्का लिखा है, तो ये ऑप्शन भी बाहर। सेम ऐसे यहाँ पर ग्रास लिखा है, जो घास होती है ना, अगर आप उसकी पत्ती को देखेंगे ना तो उसमें भी सीधी सीधी रेखाएं होती हैं, वहां पर भी पैरेलल वेनेशन होता है, तो ये भी यहाँ पर बाहर हो गया। देखिए तुलसी और जो चाइना रोज है, तुलसी और जो गुलड़ है ना, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। आप जब इनकी पत्तियों को देखेंगे ना तो वहाँ पर एक पत्ती में से जो इनकी नलियाँ होंगी ना, उनमें से बहुत सारी नलियाँ निकल रही होंगी, जालिका जैसी संरचनाएं पत्तियों के अंदर होती हैं, तो ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, तुलसी और गुलहड़, तुलसी और चाइना रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। द नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पुष्प में जो बाह्य दल और पंखुड़ियाँ होती हैं ना, उनकी संख्या सदा समान नहीं होती। एक फ्लावर में हो सकता है ज़्यादा पत्तियाँ हो, पंखुड़ियाँ हो, एक में कम हो, तो ये बात तो सही है। द स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये बात यहाँ पर गलत हो गई। तना मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण नहीं करता, ये काम कौन करती हैं, जड़ें करती हैं, रूट करती हैं। स्टेम तो उनका ट्रांसफर करता है और दूसरे पार्ट में उनको पहुंचाता है, तो यही यहाँ पर गलत है। यहाँ पर अगर रूट होता तब ये सही होता। सेपल, स्टेमन एंड पिस्टल आर द पार्ट ऑफ फ्लावर। जी हाँ, बाह्य दल स्त्री कैंसर के अंदर आपका स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइलिया जाएगा, और पुंकेसर के अंदर आपका परागकोश, एंथर जिसको बोलते हैं, और आपका फिलामेंट तंतु आ जाएगा। तो ये सारे पार्ट होते हैं, फूलों के विभिन्न अंग होते हैं पुष्प के, ये बात भी बिल्कुल सही है। लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट। जी हाँ, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, तो जो पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाने का कार्य करती हैं, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पहेली मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पहेली जो है वो सीधी रेखा में चलती है पॉइंट ए से, और उसको कहाँ जाना है, पॉइंट सी तक जाना है, ठीक है। शी टेक 20 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस, कोई बीच में ए बी डिस्टेंस कवर करने में पहेली ने कितना समय लिया, 20 मिनट लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 30 मिनट और लिए कवर करने के लिए रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी से बचा हुआ डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने 30 मिनट लिए। तो
समझ में आया। शी देन टर्न बैक, उसके बाद वो वापस चली और टेक 30 मिनट, और उसने फिर से 30 मिनट लिए और वो बी पॉइंट पे आ गई। सी बी लेने में उसको 30 मिनट लगे। फिर उसने क्या करा, 20 मिनट और लिए टू कवर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस टू हर स्टार्टिंग पॉइंट। 20 मिनट और लिए और वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ गई। जैसे गई थी बिल्कुल वैसे ही वापस आ गई। ए से बी गई तो 20 मिनट, बी से सी गई तो 30 मिनट, ऐसे ही जब वापस आई सी से बी तो 30 मिनट, और जब बी से ए आई तो 20 मिनट। तो यहाँ पर हमें बताना है शी मेक्स 5 राउंड ऑन द रोड द सेम वे। उसने 5 चक्कर बिल्कुल इसी तरह से लगाए। पहले ऐसे गई, फिर आई, फिर 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 ऐसे गई, फिर आई। तो इस तरह से उसने 5 चक्कर लगाए। तो हमें बताना है पहेली कॉन्क्लूड दैट हर मोशन इज, तो वो किस तरह की गति कर रही है ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, एक तो वो सीधी रेखा में जा रही है तो रेक्टिलिनियर होगा, सीधी रेखा वाला मोशन होगा, गति होगी। साथ में यहाँ पर पीरियोडिक भी होगा, आवर्ती गति भी होगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही डिस्टेंस को बार बार कवर करी जा रही है और उसी समय में कवर कर रही है। तो यहाँ पर आपका रेक्टिलिनियर भी होगा, पीरियोडिक भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सीधी रेखा और आवर्ती गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ इट। घोंगा जो होता है वो किसकी मदद से चलता है, और ये अब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के सीटेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मस्कुलर फुट, जो पेशी पैर होते हैं उसकी सहायता से जो घोंगा होता है वो चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारी रेशे प्रदान नहीं करता है। डाइटरी फाइबर को ही हम रफेज बोलते हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती हैं। जैसे बहुत से छिलकों में, दालों में, ठीक है, उनको अगर हम ऐसे ही खाते हैं तो उनमें क्या होता है, फाइबर होता है जो हमारे पाचन में मदद करता है और हमारे वेस्ट को एक्सक्रीट करने में बाहर मदद करता है। देखिए, जो होल ग्रेन होती है, जी हाँ, उसमें रफेज होगा, डाइटरी फाइबर होगा। साबुत अनाज के अंदर, होल पल्से जो दालें होती हैं साबुत, उनके अंदर बिल्कुल डाइटरी फाइबर होता है। सेम ऐसी जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं, फल और सब्जियां हैं, उनके अंदर भी डाइटरी फाइबर रफेज होता है। जो हमारे छिलके वगैरह होते हैं उनके अंदर काफ़ी फाइबर होता है। तो जो मिल्क है, यहाँ पर मिल्क गलत हो जाएगा, मिल्क के अंदर किसी भी प्रकार का रफेज नहीं होता। इसलिए जब कहते हैं जब एज होने लगती है, अब हम बड़े हो जाते हैं, तो जो मिल्क होता है ना, बूढ़े वगैरह जो होते हैं उनको आसानी से नहीं डाइजेस्ट होता। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर तो होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजीजेज। बीमारियों के बारे में नीचे जो कथन दिए हैं उनको हमें पढ़ना है और बताना है। विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज का यहाँ पर मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी से जो बीमारियाँ हो जाती हैं वो आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर आती हैं। जैसे जब हम अच्छा भोजन नहीं लेते तो हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी और उस कमी से जो डिजीज़ होगी वो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। तो हमें उनके बारे में बताना है। दे आर कॉज्ड बाय जर्म्स, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, वे कीटाणुओं के कारण होती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है ना, वो हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी की वजह से होती है, ना कि जर्म्स की वजह से। तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। दे आर कॉज्ड ड्यू टू अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट। जी हाँ, हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। जी हाँ, जब हम पोषक तत्व नहीं लेते तो हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, कमियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से ही डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। दे कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे संपर्क के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। तो ये भी यहाँ पे बाहर हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। जी हाँ, संतुलित आहार लेने से हम इनको रोक सकते हैं, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है और 4 भी सही है, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ टीचर टू टीच द टॉपिक सेव एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण विषय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित होगी। आस्क स्टूडेंट टू राइट स्लोगन ऑन सेविंग एनर्जी, बच्चों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना। राइट एट लीस्ट 5 वे टू सेव एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। मेक अ मॉडल प्रोजेक्ट टू डिपिक्ट एनर्जी सेविंग, ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करने के लिए
परियोजना बनाना, एनकरेज स्टूडेंट टू सेव एनर्जी इन वेरियस वे इन देयर लाइव्स, बच्चों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ, हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि कैसे ऊर्जा का संरक्षण होगा, तो ये तो बहुत अच्छा मेथड होगा। उनसे मॉडल वगैरह बनाना, नमूने वगैरह करवाना, ये भी बिल्कुल सही होगा। बी और सी तो बिल्कुल सही है, सॉरी सी और डी तो बिल्कुल सही है। अब कन्फ्यूज़न होगा बच्चों को ए और बी में, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 है जहाँ पर सी और डी तो सही है, एक बी आएगा या फिर ए आएगा। अब देखते हैं ध्यान से। राइट एट लीस्ट 5 वे टू सेव एनर्जी। जी हाँ, ऊर्जा संरक्षण के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कम से कम 5 तरीके लिखकर दिखाइए, तो ये भी एक अच्छा मेथड है। यहाँ पर बच्चे सोचेंगे और अपने तरीके से 5 तरीके लिखकर दिखाएंगे कि कैसे हम एनर्जी को बचाएंगे, कैसे हमें फ़ैन जो है वो बंद करने चाहिए, अलग अलग तरह की जो है वो इसमें वेज लिखेंगे। आस्क स्टूडेंट टू राइट स्लोगन ऑन सेविंग एनर्जी। उनसे कहना कि नारे लिख कर दिखाओ। कोई हमें बच्चों से प्रदर्शनी वगैरह टाइप की कोई ऐसा हमें बच्चों को रैली में लेकर नहीं जाना है, तो जो हम उनसे नारे लिखवाएंगे, तो ए यहाँ पर गलत है, तो बी सी डी जो है यहाँ पर तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है जिसमें बी सी डी आ रहा है, तो यही यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइंटिफिक नॉलेज वुड यू नॉट एग्री विद। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे। साइंटिफिक नॉलेज इज एब्सोल्यूट, सर्टेन एंड इटर्नल। वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है, यही यहाँ पर गलत है। यहाँ पर शाश्वत कुछ भी नहीं है, इटर्नल, एवर लास्टिंग, परमानेंट कुछ नहीं है। यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे कि 9 प्लैनेट हैं और अब बच्चे पढ़ते हैं 8 प्लैनेट है, प्लूटो जो है प्लैनेट से हट गया। तो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो आपकी इटर्नल नहीं है, सेम ऐसे एब्सोल्यूट नहीं है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। यही वैज्ञानिक ज्ञान जो है, नॉलेज जो है उससे मेल नहीं खा रहा है। बाकी देखें, साइंटिफिक नॉलेज इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड। जी हाँ, वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंत स्थापित है। उसी के अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे हमें सोसाइटी में जीना है। जैसे सेव एनर्जी था तो वो साइंस के अंदर ही आता है। कैसे हमें कल्चरली बिहेव करना है, सारे कल्चर के बारे में भी हम साइंस में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें एम्बेडेड हैं, ये बात बिल्कुल सही है। साइंटिफिक नॉलेज इज थ्योरी लेडन। जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो सिद्धांतों से निकलता है। जी हाँ, सिद्धांतों से ही वैज्ञानिक ज्ञान आता है। जैसे हम फोर्स के नियम पढ़ते हैं तो उनसे हमारा जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो बढ़ता है। तो थ्योरी लेडन ही होता है, सिद्धांतों से निकलता है, ये बात भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन्वॉल्व इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जी हाँ, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती हैं, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कल्पना भी करनी होती है, तभी जो होते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत लंबे लंबे समय तक कल्पना करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, अलग अलग तरह की रिसर्च करते हैं, और तभी वो किसी सिद्धांत को बताते हैं। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस। दीज लर्निंग एक्सपीरियंस प्राइमरली एम एट। हस्त सिद्ध क्रियाकलाप परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रायोगिक कौशलों में छात्रों का मूल्यांकन करना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज्ड ऑल द टाइम। हम बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटी खुद से करने की और प्रोजेक्ट वगैरह इसलिए देते हैं कि ताकि बच्चे हर समय व्यस्त रहें, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में अनुशासन बना रहे। लेबोरेटरी में अगर अनुशासन होगा तो बच्चे खुलकर प्रयोग कैसे करेंगे, नए नए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग। जी हाँ, विस्तृत अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, खुद से करें, नई नई इमेजिनेशन करें, ये सब चीज़ें तो हैं। यही तो हम, इसलिए तो हम हैंड ऑन एक्टिविटी क्या होता है, जहाँ बच्चे खुद से करते हैं। तो और प्रोजेक्ट क्या होता है, जहाँ हम बच्चों को डिवाइड कर देते हैं और किसी टॉपिक पर दे देते हैं कि आप ये चीज़ के बारे में सर्च कर आइए, तो प्रोजेक्ट वगैरह दे देते हैं। वो क्यों देते हैं, हम बच्चे की जो नॉलेज है, जो अधिगम है, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, और इस तरह से कुल मिलाकर हमारे 30 क्वेश्चन हो जाने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। देखिए, अगर मैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की बात करूं, जो मोटर वाहनों से निर्वातक होता है, वहां से तो पॉल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ फायरवुड, जलाऊ लकड़ी जो होती है, जिसको हम जलाते हैं, उससे भी धुआं निकलता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं। अगर मैं पावर प्लांट की बात करूँ, विद्युत संयंत्र की बात करूँ, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी अमाउंट में आपका पॉल्यूशन होता है, जो कि आपके ऑटोमोबाइल और
फायरवुड से काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो विंड मिल होते हैं, पवन चक्की होते हैं, उनमें बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का एयर पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पवन चक्की। ये आपका एयर पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव्स। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है क्या? ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि जब हम किसी भी ईंधन को सही रूप से जलाते नहीं हैं, वो पूरी रूप से जल नहीं पाता, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, दहन वहाँ पर सही से नहीं होता, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसी गैस की वजह से क्या होता है, हमें जो होती है घुटन महसूस होती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब हम दहन करते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, तो उस समय हमें घुटन क्यों होती है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन ऑफ आवर एनवायरमेंट। लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड बाय पीपल इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर, द ओकेजन इज कॉल्ड। वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रति वर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। यह अवसर क्या कहलाता है? जब हम जुलाई के महीने में लाखों पेड़ लगाते हैं, तो यह अवसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, वन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ। दिस मीन्स दैट अर्थ रोटेट फ्रॉम। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। घूर्णन की बात हो रही है, रोटेशन की बात हो रही है। और पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो आपको पता ही होगा, वो करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये अब आपको याद रखना है, जो पृथ्वी घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, वो कहाँ से करती है? वेस्ट टू ईस्ट करती है, पश्चिम से पूरब की ओर करती है। और याद रखिए, ऐसे 2 प्लैनेट हैं जो इसके विपरीत रोटेट करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आया है सीटेट में। वो कौन से हैं? वीनस और आपका यूरेनस। वीनस और यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सपोज अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन यूरेनस एंड नेपट्यून, इट्स टाइम पीरियड वुड बी। मान लीजिए यूरेनस और नेपट्यून के बीच में एक नया ग्रह खोजा गया है, इसका आवर्त काल होगा। देखिए, जो वीनस होता है ना, जो मरकरी होती है, वो सबसे सन के निकट है, तो वो सबसे कम टाइम लेती है। उसके बाद वीनस उससे ज़्यादा टाइम लेता है, फिर अर्थ, फिर मार्स। इस तरह से ये टाइम पीरियड लेते हैं सन का चक्कर लगाने में। अब अगर मैं बात करूँ यूरेनस, और यूरेनस के बाद सबसे लास्ट होता है आपका नेपट्यून, इन दोनों के बीच में अगर कोई नया प्लैनेट, नया ग्रह खोजा जाए, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? वो यूरेनस से तो ज़्यादा होगा, लेकिन नेपट्यून से क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून। नेपट्यून के आवर्त काल की अपेक्षा कम होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाहर नहीं है, उनके बराबर भी नहीं होगा, और यूरेनस से कम भी नहीं होगा। तो ये यूरेनस और नेपट्यून के बीच में होगा। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से, लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून, नेपट्यून के आवर्त काल की अपेक्षा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वी कैन सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं कब? जब प्रकाश। देखिए, अगर आपके सामने कोई वस्तु रखी हो और अंधेरा हो रहा है, तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आप किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? जब प्रकाश आता है। आते हुए क्या होता है, वो उस वस्तु से, वो जो ऑब्जेक्ट है उससे टकराता है, और उससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन करता है, और परावर्तन होकर हमारी आंखों में पहुंचता है, और तब हमें वो वस्तु दिखाई दे जाती है। तो कुछ इस तरह का फिनोमिना होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड आवर आइज। पहले जो प्रकाश है वो वस्तु पर गिरेगा, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, वहाँ से परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों में पहुँचता है, उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, और उसी के बाद हमें जो वस्तु है, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो हमें दिखाई दे जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। कंसिडर द लिस्ट ऑफ टर्म गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों की एक सूची पर विचार कीजिए। सिस्मिक जोन, भूकंपी क्षेत्र, फॉल्ट जोन, भ्रंश क्षेत्र, मेंटल, प्रवार, और बाद में लिखा है इनर कोर, आंतरिक क्रोड। तो हमें बताना है द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट आर नोन एज। पृथ्वी की प्लेट की सीमाएं जानी जाती हैं किससे? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2, सिस्मिक जोन और फॉल्ट
जोन, ये दोनों यहाँ पर आएंगे जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। देखिए जो मेंटल होती है ना वो तो आपकी मिडिल लेयर होती है, ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है वो आपकी क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है, और बीच वाली सतह आपकी क्या कहलाती है, मेंटल कहलाती है, और जो सबसे नीचे होती है वो आपकी क्या होती है, कोर होती है। ठीक है, तो ये तो मेंटल और कोर तो क्या है, ये सतह के नाम है, लेकिन बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट क्या कहलाती हैं, आपकी सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन कहलाती हैं, और ये वही एरिया होते हैं जहाँ पर ये वीक एरियाज होते हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट पर। तो यही दोनों आपके सिस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द अर्थ प्लेट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, भूपर पट्टी पर, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। देखिए क्या होता है, मूवमेंट जो होती है ना वो क्रस्ट पर ही होती है, बीच में मेंटल होता है, आपकी प्रवार होता है, और नीचे आपका आंतरिक क्रोड होता है, कोर होता है, तो यहाँ मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट होती है क्रस्ट पर। जब क्रस्ट की प्लेटों में मूवमेंट होती है तो वो मेंटल की जो प्लेट्स होती हैं उनसे टकरा जाती हैं या उनके ऊपर आ जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। तो जो अर्थक्वेक है उसके लिए अर्थ की कौन सी प्लेट रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी प्लेट उसके लिए उत्तरदायी होती है, वो आपकी भूपर पट्टी होती है, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, एक विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है क्या, तीनों परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है, केमिकल, हीटिंग और मैग्नेटिक, रासायनिक, ताप और चुंबकीय, और ये हमने टॉपिक में भी पढ़ा है। देखिए रासायनिक परिवर्तन होता है जब हम दो रॉड लेते हैं और सॉल्यूशन लिए थे और वहाँ पर हमने करंट पास कराया था तो किस तरह से रिएक्शन हुई थी, तो रासायनिक परिवर्तन होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। हीटिंग इफेक्ट हमको देखने मिलता है, कैसे जो हीटर होता है वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, तापीय परिवर्तन बड़े आसानी से होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमने देखा था, वहाँ पर हमने देखा था कैसे जो माचिस होती है अगर उसके ऊपर कॉपर की फॉइल लपेट दी जाए तो किस तरह से वो मैग्नेट की तरह काम करने लगती है, और उसके अंदर जो निडल रखी होती है वो मूव करने लगती है जब वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ये तीनों इफेक्ट होते हैं किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर शाइनिंग, और ये भी हमने टॉपिक में पढ़ा है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। अब आपको याद रखना है क्रोमियम का यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जैसे हमने देखा होगा साइकिल जब हम नई खरीदते हैं तो वो बहुत शाइन करती है, तो वो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और वो किस ऑब्जेक्ट के थ्रू की जाती है ताकि वो शाइन करे, वो आपका क्रोमियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ लिस्ट ऑफ मीडियम्स इज गिवन बिलो, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, वुड, एयर, वाटर, वैक्यूम, लकड़ी, वायु, पानी, निर्वात, इन विच ऑफ दीज मीडियम्स कैन साउंड ट्रेवल, इनमें से किन माध्यमों से ध्वनि जो है वो गमन कर सकती है, ये हमें बताना है। देखिए साउंड तभी ट्रेवल करती है जब कोई मीडियम होता है, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, वुड हो, क्यों, क्योंकि इनके अंदर होते हैं पार्टिकल, कण, और जब साउंड इनसे टकराती है तो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, और उसी कंपन से क्या होता है वो आगे पास होते रहते हैं और साउंड जो है वो हमें प्रोड्यूस होती है, या फिर साउंड हमें जो है बड़ी ट्रैवल करती है और बड़ी आसानी से हम तक पहुंच जाती है। जैसे जो साउंड है जब हम बोलते हैं दूसरे के कान में किसके माध्यम से पहुंच रही है, हवा के माध्यम से पहुंच रही है, तो हवा यहाँ पर मीडियम है और उसके पार्टिकल से वो टकराती है, वाइब्रेशन करती है, जिसकी वजह से साउंड जो है वो आसानी से ट्रैवल कर जाती है। तो साउंड के केस में हमें कण, पार्टिकल्स वगैरह भी चाहिए और एक मीडियम भी चाहिए होता है। लेकिन जो लाइट होती है ना वो वैक्यूम में भी, निर्वात में भी ट्रैवल कर लेती है। जैसे आप देख रहे होते हैं कि जो सन की लाइट है वो अर्थ तक पहुंचती है, बीच में कोई पार्टिकल नहीं है, वहाँ वैक्यूम है, निर्वात है, तो वहाँ पर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन जो लाइट है ना वो ट्रैवल कर जाएगी। तो आप याद रखिए साउंड निर्वात में ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं होते, और जब कोई कण नहीं होंगे तो वहाँ पर कंपन नहीं होगा, और जब वाइब्रेशन कंपन नहीं होगा तो साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 में साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। बाकी सारे मीडियम वुड, एयर, वाटर, इन तीनों में आपकी साउंड जो है वो ट्रैवल करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ये हमें बताने हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, ध्वनि जो है कंपन द्वारा निर्मित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जब पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है और फिर वो अगले पार्टिकल तक पास होते हैं और इस तरह से साउंड जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो वहाँ पर एक मीडियम भी चाहिए और वो वाइब्रेशन की वजह से होती है, ये बात भी सही है। साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, गमन करने के लिए, संचरण करने के लिए ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। चाहे आपका एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे वुड हो, कुछ भी हो, एक माध्यम जरूर चाहिए जहाँ से पार्टिकल कंपन करेंगे और आगे पास होंगे। वो ऐसे ही उससे दूसरे पार्टिकल से टकराएंगे, फिर वो कंपन करेंगे, फिर अगले पार्टिकल से टकराएंगे, वो कंपन करेंगे और कंपन से वो जो साउंड है ना वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ये बात गलत हो गई। लाइट जो है वो विदाउट मीडियम भी जो है प्रोपोगेट करती है, संचरण करती है। जैसे आपने देखा ही होगा, जो सन है और जो ये हमारी अर्थ है और जो उसकी लाइट आ रही है, बीच में वैक्यूम है, निर्वात है, कोई भी पार्टिकल कण नहीं है, तब भी जो लाइट है वो प्रोपोगेट कर जाती है, संचरण कर जाती है। और ये कह रहा है कि दोनों के लिए मीडियम चाहिए होगा, जी नहीं, लाइट में आपको मीडियम नहीं भी है तब भी जो आपकी लाइट है ना वो प्रोपोगेट करेगी विदाउट एनी मीडियम। तो ये हो गया ऑप्शन गलत। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो ध्वनि है ना वो प्रकाश की तुलना में धीमी गति से यात्रा करती है। जब बिजली कड़कती है तो सबसे पहले लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, उसके बाद उसकी आवाज़ आती है। तो पहले लाइट क्यों चमक रही है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है ना, गति है, वो ज़्यादा है किससे? साउंड से। और उसके बाद हमें उसके कड़कने की आवाज़ आती है। तो सबसे पहले लाइट आती है, उसके बाद हमारी साउंड आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर सही है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो सारे के सारे सही हैं। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर डी में है और यही हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। साइंस फॉलो साइंटिफिक मेथड वाइल टेक्नोलॉजी डज नॉट, जब भी कंपैरिजन में एक का पॉजिटिव पॉइंट और एक का निगेटिव पॉइंट रखा जाए तो याद रखिएगा वो आंसर कभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी के टर्म में सही नहीं होगा। साइंस में भी साइंटिफिक मेथड होता है और टेक्नोलॉजी जो तकनीकी होती है वहाँ भी इन वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज़ करा जाता है। तो ये बात हो गई गलत। साइंस इज मोर क्रिएटिव देन टेक्नोलॉजी, फिर से कंपैरिजन हो गया साइंस और टेक्नोलॉजी का, एक पॉजिटिव निगेटिव, तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं, साइंस भी क्रिएटिव है और टेक्नोलॉजी भी क्रिएटिव है, दोनों में ही क्रिएटिविटी होती है और तभी जो है लक्ष्य जो होता है उसको प्राप्त करा जाता है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वहाँ पर क्रिएटिविटी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात भी हो गई गलत। साइंस इज ओपन एंडेड वाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड, विज्ञान मुक्त अंत वाला है जबकि जो तकनीकी है वो लक्ष्य उन्मुखी है, ये बात बिल्कुल सही है। साइंस तो ओपन एंडेड है, हर जगह साइंस है, आपके सामने साइंस है, कुछ भी चीज़ है आप साइंस में कुछ भी नया सोच सकते हैं, नए तरीके से कर सकते हैं। कोई चीज़ आपके दिमाग में आइडिया आ गया, इस तरह से उसको कल्पना करी, उस तरह से करना है, तो वो तो ओपन एंडेड है, मुक्त अंत वाली है। साइंस आपके हर जगह आसपास आपके घट रही है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो गोल ओरिएंटेड होती है, लक्ष्य उन्मुख होती है। उसमें एक लक्ष्य होता है कि अच्छा ये लैपटॉप डिज़ाइन करना है, इसको बनाना है, तो उनका टारगेट होगा कि हमें इसी को बनाना है। तो वो गोल ओरिएंटेड है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, किस चीज़ को प्राप्त करना है। तो टेक्नोलॉजी आपकी गोल ओरिएंटेड है, साइंस ओपन एंडेड है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यही यहाँ पर अप्रोप्रिएट रेफरेंस होगा। बाकी साइंस वॉज प्रेजेंट इन एशियन टाइम वाइल टेक्नोलॉजी वॉज नॉट, ये बात भी गलत है। साइंस और टेक्नोलॉजी प्राचीन काल से ही चलती हुई आ रही हैं। और आप वैसे भी याद रखेंगे, अगर साइंस के बारे में पॉजिटिव बोले और टेक्नोलॉजी के बारे में निगेटिव, या साइंस के बारे में निगेटिव या टेक्नोलॉजी के बारे में पॉजिटिव, तो वो ऑप्शन गलत होगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ टीचर वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट फ्रिक्वेंटली टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, दिस प्रैक्टिस में, एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है। देखिए जब जल्दी जल्दी फीडबैक लिए जाते हैं वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रूपात्मक आकलन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। और फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। दो तरह के आकलन होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है, रूपात्मक होता है, और एक सेशन के
अंत में होता है, जो आपका सम्मेटिव होता है जिसमें आपके टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें ओवरऑल होता है, तो बीच में बच्चे की क्या कमियां रहीं वो सारी चीज़ें नहीं पता लग पाती। लेकिन जो फॉर्मेटिव रूपात्मक आकलन है उसमें टीचर जो चीज़ कराएगा उसकी प्रतिपुष्टि फीडबैक लेगा और बच्चे से पूछेगा अच्छा आपको समझ में आ गया। वहाँ पर टीचर बड़ी आसानी से कमियां पता लगा पाता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, कहाँ कहाँ वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और कहाँ पर वो कर रहा है। तो ये जो जल्दी जल्दी फीडबैक लेना होता है ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रूपात्मक आकलन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर प्रपोज्ड बाय द एनसीएफ 2005 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम। जब पाठ्यचर्या विकसित करते हैं तो उस समय एनसीएफ 2005 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सुझाया गया है। अब देखिए कैरिकुलम क्या होता है, इसमें अंदर आपकी जो पढ़ाई वगैरह होती है क्लास में वो भी आती है, साथ में जो आप सारी एक्टिविटी करते हैं वो सारी भी आपकी कैरिकुलम के अंदर आती हैं। तो एनसीएफ क्या कहता है कि जिस समय कैरिकुलम का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, जी हाँ देखिए आपने एनसीईआरटी देखी होगी, उनमें डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं होती, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, सारी एक्टिविटी होंगी, सोचने की क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि परीक्षाएं कैसी होनी है, लचीली होनी है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग आंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा वन वर्ड आंसर हों, ऑब्जेक्टिव हों, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हों, तो एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल हो। इन चीज़ को ध्यान में रख के कैरिकुलम होना चाहिए ताकि बच्चा जो है समझे चीज़ों को, वो रटे ना, ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड दैम विद क्लासरूम लाइफ, जी हाँ जो उनकी कक्षा में चल रहा है वो क्या सीखेंगे कक्षा से, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कैरिकुलम होना चाहिए। कि जैसे कक्षा है, बच्चा फर्स्ट का है तो कैरिकुलम जो होगा वो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग ही होगा, ना कि थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग। क्लास के बच्चों का लेवल क्या है उसी के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन करेंगे कि हाँ इस कक्षा के बच्चों को हमें किस तरह की चीज़ें बतानी चाहिए, कैसे बच्चा जो है अपने जीवन से, कक्षा जीवन से जुड़ेगा, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें कैरिकुलम डिज़ाइन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको ज़रूर करना है, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करेंगे। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।